नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने अखिलेश यादव से मांगा सपा का साथ, जेल से छूटते ही यूपी सरकार को देंगे चुनौती। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू में होगी टूट, राज्य में मध्य अवधि चुनाव तय, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगे तेल पर राहुल गांधी का तंज, कहा महंगाई का विकास जारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई के कारण यूपी में भाजपा चुनाव हारेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पप्पू यादव ने अखिलेश यादव से मांगा सपा का साथ, जेल से छूटते ही यूपी सरकार को देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए प्रमुख विपक्षी दल सपा पर भी तंज कसा है। पप्पू ने कहा कि यूपी में बढ़ते अपराध पर सरकार का सामना करना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बस की चीज नहीं है। जाप नेता ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जैसा बड़ा संगठन और संसाधन उनके पास होता तो वे भाजपा सरकार के होश ठिकाने लगा देते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर आरोप जड़े। जाप नेता ने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा कि बीच सड़क पर महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और आप आराम से बैठे हो। पप्पू ने कहा कि जेल से निकलने के बाद वे दिखाएंगे यूपी में कि संघर्ष क्या होता है। यूपी के पूर्व सीएम को कहा कि अखिलेश अपनी पार्टी सपा उन्हें आउटसोर्स कर दे, इसके बाद वे यूपी में भाजपा को जवाब देकर दिखाएंगे। पिछले दिनों काफी पुराने एक मामले में जेल जाने के बाद पप्पू यादव पर भाजपा पर सीधे तौर पर हमलावर हैं। जेल जाने से कुछ दिन पहले ही उनका भाजपा के सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ विवाद हो गया था। उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस के दुरुपयोग का आरोप भाजपा सांसद पर लगाया था। पप्पू ने दावा किया कि इसी मसले को उठाने के चलते उन्हें जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद से पप्पू ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। अखिलेश यादव से पहले वे राजद तेजस्वी यादव पर भी कुछ इसी तरह का तंज कस चुके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू में होगी टूट, राज्य में मध्यावधि चुनाव तय, चिराग। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में दो गुट बनने के बाद आशीर्वाद यात्रा पर निकले सांसद चिराग पासवान गुरुवार को बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने यहां एक बार फिर दावा करते हुए कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे तथा जेडीयू में टूट तय है। बेगूसराय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र मंत्रिमंडल विस्तार में भी अपनों को धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की हैसियत कम करने के लिए वे अपनों को धोखा दिया और सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धोखा दे चुके हैं। बेगूसराय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के स्वागत से उत्साहित चिराग ने कहा कि जेडीयू के कई विधायक आज असंतुष्ट हैं और पार्टी छोड़ने को तैयार है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू में टूट तय है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है। राजद से गठबंधन के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि चिराग अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से प्रारंभ की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगे तेल पर राहुल गांधी का तंज, कहा महंगाई का विकास जारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर गई है। कुछ जगहों पर डीजल भी शतक लगा चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट में #PNG #CNG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया। कोरोना ने देश की सेहत बिगाड़ रखी है तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आपकी जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। गुरुवार भी पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। वहीं डीजल भी 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सीएनजी के दाम दिल्ली में 90 पैसे प्रति किलो बढ़ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, सरकार से बातचीत को तैयार, लेकिन कोई शर्त ना थोपी जाए। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार की ओर से आंदोलन को समाप्त करने और बातचीत शुरू करने की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को अगर बात करनी है तो कर सकती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन अब तक जारी है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने और सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। हालांकि उन्होंने इन कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो करे, लेकिन शर्त के साथ नहीं। टिकैत ने कहा, मंत्री फिर से शर्त के साथ कह रहे हैं कि किसान आए, बातचीत करे, कानून खत्म नहीं होंगे। टिकैत ने कहा, किसान 8 महीने से विरोध नहीं कर रहे हैं ताकि वे सरकार के आदेशों का पालन कर सके। बात करनी है तो बात कर सकते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का किया विरोध, दामों को आधा करने की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके दाम आधा करने की मांग की।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे पर अपने वाहनों के साथ जमा हुए। किसान नेता लखबीर सिंह ने कहा, आज किसानों ने ईंधन की ऊंची कीमतों के खिलाफ 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। हम चाहते हैं कि इनकी कीमतें तत्काल प्रभाव से आदी की जाएं। प्रदर्शनकारी अपने साथ मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर आए थे और धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पेट्रोल की कीमत बुधवार को दिल्ली और कई अन्य शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई, जबकि डीजल की कीमत 89.59 रुपए प्रति लीटर है। एक अन्य किसान नेता अवतार सिंह मेहमा ने बताया कि प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली की सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुआ। दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसान जमा है। गुरुवार को प्रदर्शन के तौर पर किसानों ने हॉर्न बजाओ दिवस भी मनाया। इस दौरान उन्होंने 5 मिनट तक अपने वाहनों का हॉर्न बजाया। ऐसा करने के पीछे किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों का पिछले 7 महीने से लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। भारतीय किसान यूनियन की मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, देश के सभी किसानों से आह्वान किया गया था कि वे अपने ट्रैक्टर और वाहनों के साथ मुख्य मार्गों और राजमार्गों पर आएं और हॉर्न बजाएं ताकि सरकार हमारे प्रदर्शन का संज्ञान ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीति तेज, विपक्ष ने लगाया साइडलाइन करने का आरोप। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 2.0 में कैबिनेट विस्तार किया गया है। इस पर कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं से उनका मंत्री पद लिया गया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया और देबाश्री चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इसके सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस बार रविशंकर प्रसाद से उनका मंत्री पद ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि नेताओं के काम को देखने के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया है। ऐसे में सवाल साफ है कि क्या रविशंकर प्रसाद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इस सवाल से कन्नी काट रहे हैं। बीजेपी भले ही इस सवाल पर लगातार चुप हो, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि पार्टी में ही अटल आडवाणी से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद का भी नाम है। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने लगाए हैं। बता दें कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से सांसद हैं और उनकी गिनती बीजेपी के बड़े लीडर्स में होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन सच बोलेंगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, पीएम मोदी का नाम लेकर बोले रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को जगह दी तो कई दिग्गज मंत्रियों का पत्ता कट गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हैं। उनकी जगह मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उनके इस्तीफे के लिए कोरोना काल में सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने मई में ही इसी फेसबुक पर लिखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा देते देते 2 महीने लग गए। इस इस्तीफे से इंसाफ नहीं मिला है, बल्कि उस सवाल की शुरुआत हुई है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है कि देश में कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। रवीश ने आगे लिखा कि इसकी जवाबदेही जाती है तो प्रधानमंत्री तक है, लेकिन लगा कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्री ही इस्तीफा दे। काश इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन उस दौरे के सच को बाहर ला दे, अपने आप को सच बोलने में झोंक दे और सब बता दे। वो ऐसा नहीं करेंगे, ईडी के लोग छापे मारने लगेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लेकिन आप लोग भी इस गलतफहमी में ना रहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी पोस्ट पर कर डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा मांग लिया। प्रधानमंत्री को अप्रैल और मई के नरसंहार से निकलने का रास्ता चाहिए, उसी रास्ते की खोज में यह विस्तार हुआ है। एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा साबित करता है कि विपक्ष से लेकर हम जैसों के उठाए सवाल बिल्कुल सही थे। अगर वो सवाल सही थे तो यह कितना भयावह है, इतने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इस्तीफे से यह स्वीकार कर लिया है कि सरकार उस वक्त झूठ बोल रही थी। आपको बता दें कि रवीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर भी तंज कसा था और कहा था कि ट्विटर से लड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद को तो इनाम मिलना चाहिए, ताकि अमेरिका तक को संदेश जाता कि मोदी के मंत्री किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को प्रधानमंत्री राज्य मंत्री विस्तार योजना करार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, राजभर से मुलाकात के बाद ओवैसी बोले, यूपी में मुसलमान यादव की नहीं विकास की होगी बात। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। अन्य पिछड़ी जातियों के अपने पक्ष में करने को लेकर छोटे व जातिगत आधार बने सियासी दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा के सांगठनिक मामलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ है कि 15 जुलाई को दोनों दलों के प्रमुख संयुक्त रूप से मुरादाबाद में एक सभा करके विश्व चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे।
राजधानी के एक होटल में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की हुई मुलाकात में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी जल्द फैसला करने पर भी विचार किया गया। बहराइच रवाना होने से पूर्व ओवैसी और राजभर के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों व भागीदारी संकल्प मोर्चा के सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मोर्चा को मजबूत और प्रभावी बनाने को लेकर खास चर्चा की गई। इस पर भी मंथन हुआ कि प्रदेश और कौन कौन से छोटे दलों को मोर्चा में शामिल किया जा सकता है। मुलाकात खत्म होने के बाद ओवैसी ने पत्रकारों से कहा कि यूपी में अब मुसलमान यादव की गठजोड़ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ विकास की बात होगी। उन्होंने कहा कि कोविड से अपने परिजनों को गंवाने लोग सरकार को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब लोगों की जान बचाने के लिए राजनीति की जाएगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवा हुई महिलाओं की समस्या की चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यसेवकों से जुड़े बयान पर ओवैसी ने कहा कि हम उनसे कहेंगे कि गंगा में जो लाशें बह रही हैं और जो लोग कोरोना के कारण प्रदेश में मरे हैं उनके नाम पर भी सड़कें बनाएं। ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है, जो इंसान है वह इंसान ही रहेगा, डीएनए इसमें कहां चलेगा। मुस्लिमों में अशिक्षा का माहौल है, ड्रॉप आउट रेट मुस्लिमों में सबसे ज्यादा है। यूपी में हमारी पार्टी राजभर की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी, लड़के सरकार बनाएंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने वह और ओवैसी पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। इसकी शुरुआत 15 जुलाई से मुरादाबाद से होगी। आगे के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़ अन्य दलों के साथ आने पर उनका स्वागत किया जाएगा। यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नाकामियों के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह बड़ा फेरबदल किया गया है। सिर्फ डिब्बा बदलने से गाड़ी पटरी पर नहीं लौटेगी, इंजन भी बदलना होगा। दावा किया कि 2022 में राज्य में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। सीटों के बंटवारे पर कहा कि यह बाद में बैठकर तय किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंख पर पट्टी बांधकर हो रहा है लोकतंत्र का चीरहरण। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गुरुवार 8 जुलाई को 826 पदों पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई जिलों से हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। बता दें कि यूपी के करीब 15 से ज्यादा जिलों में गोली बम चलने, मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले में सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट और उनकी साड़ी भी खींची। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीतापुर हिंसा का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर हिंसा का एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही पूछा, लोकतंत्र या लाठी तंत्र? यूपी में ये सब किसके आदेश पर हो रहा है? बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी, पत्रकारों को पीटना, विपक्षी उम्मीदवारों को पीटना, महिलाओं से बदतमीजी, क्या यही है भाजपा की चुनावी मशीन? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस की भी नई चुनावी टीम उतारने की तैयारी। इसी हफ्ते नेता प्रतिपक्ष पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी कुमाऊं मंडल को साधने की कोशिश में है। इसका कारण मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस के कदावर नेता और आगामी चुनावों में पार्टी के संभावित चेहरे हरीश रावत से पार्टी को मिलने वाली चुनौती से जूझना बताया जा रहा है। यही कारण है कि कुमाऊं से क्षत्रिय मुख्यमंत्री धामी और अब ब्राह्मण अजय भट्ट को केंद्र में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया है। हरीश रावत भी कुमाऊं से आते हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से चेहरे पर चुनाव लड़ने की मांग की है। बदली परिस्थितियों में शायद उनकी मांग सुन भी ली जाए। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर नेता प्रतिपक्ष के चयन का मामला दिल्ली हाईकमान के पाले में है, लेकिन आलाकमान पंजाब और छत्तीसगढ़ में पार्टी के मसलों में व्यस्त होने से इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में डटे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस मसले में भी जल्द फैसला होने वाला है। उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर में नेता प्रतिपक्ष के मामले पर कांग्रेस अपना निर्णय घोषित कर देगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्व कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कांग्रेस शासित सरकारों को बचाने के लिए रणनीति बनाने में कांग्रेस नेतृत्व जुटा हुआ है और जल्द ही उत्तराखंड का फैसला भी सबके सामने आ जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल कांग्रेस आलाकमान जिन नामों पर विचार कर रहा है उनमें वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष, विधायक गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का किया विरोध, दामों को आधा करने की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके दाम आधा करने की मांग की।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अपने वाहनों के साथ जमा हुए। किसान नेता लखबीर सिंह ने कहा, आज किसानों ने ईंधन की ऊंची कीमतों के खिलाफ 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। हम चाहते हैं कि इनकी कीमतें तत्काल प्रभाव से आधी की जाएं। प्रदर्शनकारी अपने साथ मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर आए थे और धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पेट्रोल की कीमत बुधवार को दिल्ली और कई अन्य शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई, जबकि डीजल की कीमत 89.59 रुपए प्रति लीटर है। एक अन्य किसान नेता अवतार सिंह मेहमा ने बताया कि प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली की सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुआ। दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसान जमा है। गुरुवार को प्रदर्शन के तौर पर किसानों ने हॉर्न बजाओ दिवस भी मनाया। इस दौरान उन्होंने 5 मिनट तक अपने वाहनों का हॉर्न बजाया। ऐसे करने के पीछे किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों का पिछले 7 महीने से लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, देश के सभी किसानों से आह्वान किया गया था कि वे अपने ट्रैक्टर और वाहनों के साथ मुख्य मार्गों और राजमार्गों पर आएं और हॉर्न बजाएं ताकि सरकार हमारे प्रदर्शन का संज्ञान ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबुल सुप्रियो को देना पड़ा कैबिनेट से इस्तीफा तो मोदी पर भड़की ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री को कहा बेशर्म। जी हां दोस्तों, गायक से नेता बने आसनसोल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब बाबुल सुप्रियो बुरा हो गया। ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी पीएम को खरी खोटी सुनाई, उन्हें बेशर्म तक कह डाला। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में बजट पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय कैबिनेट से बड़े पैमाने पर मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। कहा है कि आखिर इतने लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र सरकार पर वैक्सीन आपूर्ति में विफल रहने का आरोप भी ममता ने लगाया। मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले हुए कई इस्तीफे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, मैं नहीं कह सकती कि इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन कैबिनेट में फेरबदल से अब कुछ नहीं होने वाला। 2024 में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार निश्चित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि वे शासन को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सारी बैठकें प्रधानमंत्री करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर वे गंभीर होते तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेशर्म तक कह दिया। कहा कि शेमलेस प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार असफल रही है। केंद्र सरकार की विफलताओं की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार को अपने दम पर वैक्सीन की खरीद करनी पड़ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जितना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। हम पहले ही 2.26 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं और उसके लिए हमें केंद्र के वादों के बाद भी 26 लाख डोज खरीदनी पड़ी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। ममता ने आगे कहा कि हमारे बेशर्म प्रधानमंत्री के कारण देश को विफलता हाथ लगी है, फिर भी उनकी तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से लेकर होर्डिंग्स तक हर जगह पाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है लेकिन इतना बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना और एनसीपी से आए नेता बने मोदी सरकार में मंत्री संजय राउत ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को भी जगह दी गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सीटों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को सेना और एनसीपी का आभार जताना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संजय राउत का इशारा इस ओर था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में कपिल पाटिल और भारती पवार को शामिल किया गया है, जो कभी एनसीपी में थे तो शिवसेना के शाखा प्रमुख रह चुके और फिर कांग्रेस में भी कुछ दिन बिता चुके नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में जगह दी गई है तो पवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। राणे को एमएसएमई जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। बुधवार को कैबिनेट में शामिल किए गए महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों में से 3 दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, पीएम मोदी ने अहम मंत्रालय देते हुए जरूर उनमें क्षमता देखी होगी। कैबिनेट में लेने के लिए अच्छे मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी को धन्यवाद करना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता ने यह भी दावा किया कि नारायण राणे को उनके कद के हिसाब से मंत्रालय नहीं दिया गया है। राउत ने कहा, राणे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहले अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। एमएसएमई मंत्रालय में उनके सामने लघु और मध्यम उद्योगों को दोबारा जीवित करने की चुनौती है, जिसे कोरोना महामारी ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही रोजगार उत्पन्न करने की भी चुनौती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व आईएएस का तंज। कहा, जीरो में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, रहेगा तो जीरो ही। जी हां दोस्तों,
हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कैबिनेट विस्तार में 43 कठपुतली अंदर 12 कठपुतली बाहर, लेकिन जीरो में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ रहेगा तो जीरो ही। एक अन्य ट्वीट में सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार यूपी में वोट पाने के लिए कुछ दलित पिछड़ी जातियों को राज्य मंत्री पद तो मिले, लेकिन सब कूड़ा कचरा ही मिला। ये इन जातियों का सम्मान कम अपमान अधिक है, क्योंकि केंद्र में राज्य मंत्री के पास क्या अख्तियार है आप सब जानते ही हैं। बताते चले कि हाल ही के दिनों में पूर्व आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने रविशंकर प्रसाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद जी अब कू ऐप पर 1000 शब्दों में लिखिए कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई। सुना है नीली चिड़िया के पर कतरने का दावा करने वालों के ही पर कतर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे को लेकर उन्होंने लिखा कि निश्चित रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा केंद्र द्वारा कोरोना कुप्रबंधन की स्वीकारोक्ति है। क्या अब उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई लाखों मौतों पर भी जिम्मेदारी तय होगी या फिर चुनाव तक पर्दा पड़ा रहेगा। पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने लिखा कि भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब इस आधार पर तय होगा क्या जिस राज्य में चुनाव होने वाले हो वहां से मंत्री बनाओ, जहां हो चुके हैं वहां से मंत्रियों को निकाल। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।